ईंटों के ऊंचे चौकोर तख्तनुमा चबूतरे पर पुरानी छोटी सी संदूकची के आगे बैठा गोविंद हिसाब लिख रहा था। और अभी हिसाब न मिलने के कारण जो कच्चे पुर्जे इधर उधर बिखरे थे वे सब यूं ही बिखर रहे थे। उसने खुले लेजर रजिस्टर पर दोनों कोहनियाँ टिका दी और हथेलियों से आंखें बंद कर ली। कनपट्टी के पास की नसें चटक रही थी। ऐसा तो कभी देखा सुना नहीं, सिनेमा उपन्यासों में भी नहीं देखा पढ़ा। सचमुच इन निशानों का क्या मतलब है? क्या लक्ष्मी ने ही ये लाइनें खींची है? हो सकता है किसी बच्चे ने ही खींच दी हो। इस संभावना से थोड़ा चक चौंक कर गोविंद ने फिर पन्ना खोला। नहीं, बच्चा क्या सिर्फ इन्हीं लाइनों के नीचे निशान लगाता? और लकीरें इतनी सधी और सीधी है कि किसी बच्चे की हो ही नहीं सकती। किसी ने उसे व्यर्थ परेशान करने को तो निशान नहीं लगा दिए। हो सकता है वह लक्ष्मी बहुत चुहलबाज हो और जरा छकाने को उसी ने सब किया हो। यद्यपि गोविंद इस तरह आंखें बंद किए सोच रहा था, लेकिन उसे मन ही मन डर था कि मिस्त्री और दरबान उसे देखकर कुछ समझ न जाएं। सबसे बड़ा डर उसे लाला रूपाराम का था। अभी रुई भरी शकल पारों वाली सिलाई की मैली सी पूरी पूरी बाहों की मिर्जाई पहने और उस पर मैली चिकट युगों पुरानी अंडी लपेटे धीरे धीरे हाँफते हुए बेंट टेकते हुए कष्ट से सीढ़ियाँ उतर कर वे आएंगे। अचानक बेड के खटखट से चौंक कर उसने जो आंखों के आगे से हाथ हटाए तो देखा सच्ची लाला रूपाराम चले आ रहे हैं। अरे कमबख्त, याद करते करते ही आ पहुंचा। बैठे हुए देख तो नहीं लिया। उसने झट पत्रिका को घुटने के नीचे और भी सरका दिया और सामने फैली पुर्जों पर आंखें टिकाकर व्यस्त हो गया। मिस्त्री और चौकीदार की खुसुर फुसुर बंद हो गई। गली सी पार करके लाला रूपाराम ने प्रवेश किया। मोटे मोटे शीशों के पीछे से उनकी आंखें बड़ी होकर भयंकर दिखती थी। आंखें और पलकों का रंग मिलाकर कोई ऐसा दिखाई देता था जैसे पीछे मोर पंख के चंदोवे लगे हों। सिर पर रुई भरी कंटोपा पर उसके कानों को ढकने वाले मोटर के मड गार्ड जैसे कोने अब ऊपर मुड़े थे और पौराणिक राक्षसों के सिंहों का दृश्य उपस्थित कर रहे थे। और चेहरा उनकी झुर्रियों से भरा था और चश्मे का फ्रेम नाक के ऊपर से टूट गया था। उसने उसे उन्होंने डोरा लपेटकर मजबूत कर लिया था। दांत उनके नकली थे और शायद ढीले भी थे, क्योंकि उन्हें वे हमेशा इस तरह मुँह चला चलाकर पीछे सरकाए रखते थे जैसे च्युइंगम चबा रहे हों। गोविंद को उनके इस मुंह चलाने और मुंह से निकलती तरह तरह की आवाज़ों से बड़ी उबकाई सी आती थी। और जब वे उससे बात करते तो वह प्रयत्न करके अपना ध्यान उस ओर से हटाए रखता। लाला रूपाराम की गर्दन हमेशा इस तरह हिलती रहती जैसे खिलौने वाले बुढ़े की गर्दन का स्प्रिंग ढीला हो गया हो। घुटने तक की मैली कुचली धोती और मिलिट्री की कबाड़िया बाजार से खरीद कर लाए गए मोजों पर बांधने की पट्टियां जो शायद उन्हें गठिया के दर्द से भी बचाती थी। बिना फीते के खींचे निपोरते फटे पुराने बूटे उन्हें देखकर हमेशा गोविंद को लगता था इस आदमी का अंत समय निकट आ गया है। जब लाला रूपाराम पास आ गए तो उसके सम्मान में चेहरे पर चिकनाई वाली मुस्कान लाकर उनकी ओर से देखते हुए स्वागत किया। ईंटों के चबूतरों पर लगभग 200 स्याही के दाग और छेद वाली दरी पर रामस्वरूप के उसे सटकर खड़े होने से एक मोटी सी सुकड़न पड़ गई थी। उसे हाथ से ठीक करके उसने कहा, लाला जी यहाँ बैठिए। लाला जी ने हाँफते हुए बिना बोले ही इशारा कर दिया था कि नहीं, वे ठीक हैं, और वे टीन की कुर्सी पर ही उसकी ओर मुंह करके बैठ गए और हाँफते रहे। असल में उन्हें सांस की बीमारी थी और वे हमेशा प्यासे कुत्ते की तरह हाँफते रहते थे। उनके वहाँ आ बैठने से एक बार तो गोविंद काँप उठा और कहीं कमबख्त को पता तो नहीं चल गया कुछ पूछने टाछने न आया हो। हालांकि लाला रूपाराम इस समय खा पी कर एक बार चक्कर जरूर लगाते थे, लेकिन उसे विश्वास हो गया था कि हो न हो बुढ़ा टाढ़ गया है। उसका दिल धसक चला। रूपाराम अभी हाँफ रहे थे। गोविंद सिर झुकाए ही हिसाब किताब जोड़ता रहा। आखिर स्थिति संभालने की दृष्टि से उसने कहा, लाला जी
आज मेरा नाम आ गया कॉलेज में। अच्छा, लाला जी ने खांसी के बीच में कहा। वह एक हाथ से डंडे को धरती पे टेकते थे, दूसरे हाथ में कलाई तक गोमुख बंधी थी, उसके जिसके भीतर उँगलियाँ चला-चला कर वह माला घुमा रहे थे, और उनका वह हाथ टूटा-सा लग रहा था। वातावरण का बोझ बढ़ता ही चला जा रहा था। एक घटना हो गई। उन्होंने साँस इकट्ठी करके कुछ बोलने को मुँह खोला ही था कि भीतर आँगन का टट्टर लोहे का जाल भयंकर रूप से झनझना उठा, जैसे कोई बहुत ही भारी चीज़ ऊपर से फेंक दी गई हो, और फिर ज़ोर से बजती हुई खनखनाती कलछी जैसे चीज़ नीचे आ गिरी। उसके पीछे चिमटा सड़सी, और फिर से तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई बाल्टी, कढ़ाई, तवा इत्यादि निकाल कर टट्टर पर फेंक रहा है, और पानी और छोटी-मोटी चीज़ें के नीचे गिर रही हैं। उसके साथ कुछ ऐसा कोलाहल अकराम भीतर सुनाई दिया जैसे आग लग गई हो। गोविंद झटक कर सीधा हो गया था। कहीं सचमुच आग-वाग तो नहीं लग गई? उसने प्रश्नसूचक दृष्टि से चौंक कर लाला की तरफ देखा, और वह आश्चर्य से अवाक रह गया। लाला परेशान ज़रूर दिखाई देते थे, लेकिन कोई भयंकर घटना हो गई है और उन्हें दौड़कर जाना चाहिए, ऐसी कोई बात उनके चेहरे पे नहीं थी। मिस्त्री और चौकीदार दोनों बड़े दबे व्यंग से एक दूसरे की ओर देख रहे थे। मुस्कुराते लाला की ओर निगाहें फेंक रहे थे। किसी को भी कोई खास चिंता नहीं थी। भीतर कोलाहल बढ़ रहा था। चीज़ें फींक रही थी, और टट्टर की खड़खड़ाहट, घनघनाहट गूंजती जा रही थी। आखिर यह क्या हो रहा है? उत्तेजना से उसकी पसलियाँ तड़कने को हो आई। वह लाला से यह पूछने ही वाला था कि यह क्या है, तभी बड़े कष्ट से हाथ की लकड़ी पर सारा जोर देकर वह उठ खड़े हुए, और घिसटते से जहाँ से आए उसी गली में चले गए। जाते हुए उलटकर धीरे से उन्होंने किवाड़ बंद कर दिया। मिस्त्री और चौकीदार ने मुक्त होकर बदन ढीला किया और एक दूसरे की ओर मुस्कुरा कर देखा, खखारा, और फिर एक बार खुलकर मुस्कुराए। लाला का पीछा करती गोविंद की निगाहें अब उन लोगों की ओर मुड़ गई, और जब उससे नहीं रहा गया तो वह खड़ा हो गया। मुर्गे के पंखों की तरफ कंबल के बाहों पर फड़फड़ाकर उसने लपेटा, और उस पत्रिका को देखता हुआ चबूतरे से नीचे उतर आया। थोड़ी देर यूं ही असमंजस में खड़ा रहा, फिर उसे गलियारे के दरवाजे तक गया कि कुछ दिखाई सुनाई दे। कोलाहल में 4-5 आवाज़ एक साथ किवाड़ की दरार में घोटी घोटी सुनाई दी, और उसने सबसे तेज आवाज़ वही थी जिसे उसने लक्ष्मी की आवाज़ समझ रहा था। हे भगवान, क्या हो गया? कोई कहीं से गिर पड़ा, आग लग गई, सांप बिच्छू ने काट लिया। लेकिन जिस तरह से ये लोग बैठे देख रहे थे, उससे तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई खास बात नहीं है। यह कमबख्त किवाड़ क्यों बंद कर दिया? इस वक्त टट्टर इस तरह धाम धमाधम बज रहा था जैसे उस पर कोई तांडव कर रही हो। उस ऊंची चिकटी महीन आवाज़ में वो नारी कंठ, जिसे वह लक्ष्मी की आवाज़ समझता था, इतनी तेज और जोर से बोल रहा था कि लाख कोशिश करने पर भी वह कुछ नहीं समझ सका। परेशान क्यों हो रहे हो बाबूजी? चौकीदार की आवाज़ सुनकर वह एकदम सीधा खड़ा हो गया। मुस्कुराता हुआ कह रहा था, आज चंडी चेट रही है। उसकी इस बात पर मिस्त्री हंसा। गोविंद बुरी तरह झुंझला उठा। कोई इतनी बड़ी घटना हो रही है, और ये बदमाश इस तरह मज़ा लूट रहे हैं। फिर भी वह अत्यंत चिंतित और उत्सुक सा उधर मुड़ा। इस बड़े कमरे या छोटे हॉल में हर चीज़ पर आटे का महीन पाउडर छाया हुआ था। एक और आटे में नहाई चक्की काले पत्थर से बनी हाथी की तरह चुपचाप खड़ी, और उसका पीछे आटे को संभालने वाला गिलाफ हाथी की सूंड की तरफ लटका हुआ था। उसी की सीढ़ी में दूसरी दीवार के नीचे मोटर लगी थी, जहाँ से एक और चौड़ा पट्टा चक्की को चलता था। इतने हिस्से में सुरक्षा के लिए एक रेलिंग लगा दिया गया था। सामने की दीवार में चिपके लंबे चौड़े लाल चौकोर तख्ते पर एक खोपड़ी और 2 हड्डियों के क्रॉस के नीचे खतरा और डेंजर लिखे थे। उसके चबूतरे की बगल में ही छत से जाती जंजीर में एक बड़ी लोहे की तराजू कठकली की मुद्रा में एक बाह ऊंची किए लटकी थी, क्योंकि दूसरे पल्ले में मन से लेकर छटांग तक के बांटों का ढेर लगा था। यद्यपि लाला रूपाराम अक्सर चौकीदार को डांटते थे कि रात में उसे उतार कर रख दिया कर,
लेकिन किसी किसी दिन आधी रात तक चक्की चलती और दुकान दफ्तर वाले तो सुबह 5 बजे से ही आने लगते। उसी समय बर्फ जैसी ठंडी तराजू को छूना और टांगना दिलावर सिंह को अधिक पसंद नहीं था। वह उसे यह कहकर टाल देता था कि लड़ाई में सुबह ही सुबह काफ़ी ठंडी बंदूकें लेकर मार्च और परेड कर लिया। अब क्या ज़िंदगी भर ठंडा लोहा ही छूना उसकी हिम्मत में बाधा है, इसलिए वह उसे टंगे ही रहने देता। हालाँकि ठीक बीच में होने के कारण वह जब भी दरवाज़ा खोलने उठता तो खुद ही उसे खुद ही उसे टकराता, उलझता और रात में एकांत में फौजी गलियों का स्वागत भाषण करता। पुराना कैलेंडर एक को पिसाई के लिए भरे अन्न और या पीसे आटे के बोरे, कनस्तर, पोटलियाँ और ऊपर चढ़कर अन्न डालने का मजबूत सा स्टूल। इस समय दोनों टांगे जिन पर किलदार फुल बूट डटे हुए थे, धरती पर फैलाए चौकीदार मजा में खाट की पार्टी पर झुका बैठा अपना पुराना पहली लड़ाई के सिपाहीपने की याद ग्रेट कोट चारों ओर लपेटे सांझ से बीड़ी ढौंक रहा था और धीरे धीरे सामने बैठते मिस्त्री सलीम से बातें भी करता जा रहा था।